हाँ जी प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आप सबका। बच्चों, हम जो इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म का सब्जेक्ट अभी कर रहे हैं यूट्यूब चैनल पे, उसमें अभी हम कॉन्टिन्यूशन में ना एक और टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं विच इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बच्चे, आपका इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के बाद जब हम मैग्नेटोस्टैटिक्स कंप्लीट करते हैं उसके बाद का ये टॉपिक है। वैसे आपने क्लास +2 में भी इसको करा हुआ है, बट अभी हम थोड़ा सा इसमें और डिटेल में और फर्दर क्या इसमें हम स्टडी कर सकते हैं वो देखेंगे। जैसे कि डिफरेंशियल फॉर्म देखेंगे, फैराडेज लॉ की, सेल्फ इंडक्शन म्यूचुअल इंडक्शन को और डिटेल में पढ़ेंगे, रेसिप्रोसिटी थ्योरम आ जाएगी हमारे पास यहाँ पे, और इसके साथ साथ फिर हम लेंस लॉ की कुछ और एग्जांपल्स डिटेल में स्टडी करेंगे। तो बच्चे, ये जो टॉपिक है ना, ये बीएससी फर्स्ट ईयर में ज़्यादातर ऑलमोस्ट सारी ही यूनिवर्सिटीज़ में होता है ये टॉपिक, और ये इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का फर्स्ट टॉपिक भी बोल सकते हैं। बेसिकली अभी हम टाइम वेरिंग फील्ड्स की बात करने वाले हैं कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेरी करें किसी कंडक्टिंग लूप के अराउंड, या इलेक्ट्रिक फील्ड को विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेरी करें, तो उससे क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड के वेरी करने से इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरी करने से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड इज ऑल्सो टाइम वेरी। तो बेसिकली अभी हम ईएमआई का टॉपिक बेसिक्स इसमें अंडरस्टैंड करके फिर हम चले जाएंगे ऑल्टरनेटिव करंट के कुछ टॉपिक्स, जो आपकी बुक होती है ना, जीएनडीयू में एक बुक होती है रिलेटिविटी एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उसको। तो रिलेटिविटी एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में ये आपका एक यूनिट होता है, यूनिट नंबर 3 आई थिंक होता है या 2 होता है। तो ईएमआई करने के बाद हम एसी के कुछ टॉपिक्स करेंगे ऑल्टरनेटिंग करंट के, और फिर उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का टॉपिक होता है जो ऑलरेडी मेरे चैनल पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो यूनिट नंबर 4 तो इस बुक का ऑलरेडी वहाँ पे रिकॉर्डेड है। तो अभी हम आने वाले कुछ दिनों में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ऑल्टरनेटिंग करंट, ये जितने भी टॉपिक्स हमारे हैं रिलेटेड टू इलेक्ट्रोडायनेमिक्स टाइम वेरिंग फील्ड्स, ये इस सीरीज में करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम अपना आज का ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो हमारे चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, पहले हम इंडक्शन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम इसके कॉन्सिक्वेंसेस पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, जिसमें एक ट्रांसफार्मर हमारी ये पास एप्लीकेशन है, दूसरी एप्लीकेशन एसी जनरेटर है, किस तरह से हम ऑल्टरनेटिंग करंट को प्रोड्यूस करते हैं, सर्किट्स में अप्लाई करते हैं, वो हम नेक्स्ट पार्ट में स्टडी करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में स्टडी करेंगे। तो जो सबसे पहली टर्म है जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर को करने के लिए, दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स। जैसे हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, सेम उसी तरह से मैग्नेटिक फ्लक्स भी होता है। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स को हम फाई के पैर में स्मॉल बी डाल के ऐसे डिनोट किया करेंगे, दिस इज मैग्नेटिक फ्लक्स। और इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या बोलती है, डेफिनेशन सेम वैसे ही बच्चे की, लेटर सपोज आपके पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और उस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक एरिया हमारे पास है, उस एरिया को मान लो हमने इस तरह से सर्कुलर एरिया है, दिस इज एन एरिया। ठीक है, इस एरिया का जो एरिया वेक्टर होता है बच्चे, दैट इज परपेंडिकुलर टू इस सरफेस, ये हमारे पास एरिया वेक्टर एस वेक्टर है मान लेते हैं, और ये मैग्नेटिक फील्ड है बी। तो हमेशा इसमें से कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो इसमें से पास करती हैं अलोंग द एरिया वेक्टर, या ऐसे बोल लेंगे वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो इस सरफेस के परपेंडिकुलर है, उनका जो नंबर है उसके प्रोपोर्शनल जो क्वांटिटी होती है, दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स। मतलब जो मैग्नेटिक फ्लक्स है बेसिकली दैट इज प्रोडक्ट ऑफ दीज टू थिंग्स, मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया। लेकिन हमें वो मैग्नेटिक फील्ड लेनी है विच इज अलोंग दिस एरिया वेक्टर, मीन्स अगर इस तरफ, मीन्स तो हमें वो मैग्नेटिक फील्ड लेनी है जो इस एस वेक्टर के अलोंग हो। मीन्स अगर इस तरफ हमारे पास बी वेक्टर है जैसे मैंने बनाया, तो हमें बी का कंपोनेंट ले लेना है अलोंग द एस वेक्टर। तो वो कंपोनेंट कैसे बनेगा, इफ दिस इज एंगल थीटा, तो बी का कंपोनेंट अलोंग एस वेक्टर बन जाएगा बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा। तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स है फाई बी, दैट इज बी इंटू एस इंटू कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन। इसको हम डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, दिस इज मैग्नेटिक फ्लक्स। ये सेम वैसा ही है जैसे हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था फाई ई, उसमें हम लिखते थे ई डॉट एस। ठीक है, अब इसमें भी हमारे पास अलग अलग तरह के फ्लक्स निकलेंगे डिपेंडिंग अपॉन एंगल थीटा। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गोइंग इनसाइड द सरफेस है, मींस मान लो ये एक सरफेस हमारे पास है
और इसका एरिया वेक्टर आप ये वाला ले रहे हो S, बट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर गोइंग लाइक दिस, ठीक है। तो इस केस में जो आपके पास थीटा एंगल होगा दैट इज 180 डिग्री, तो मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बी हो जाएगा यहाँ पर B इंटू एस इंटू कॉस 180 which is minus of BS, means magnetic flux is negative for inward magnetic field। अगर magnetic field lines into the surface जा रही हैं, किसी surface के अंदर जा रही हैं, तो magnetic flux negative होता है, ठीक है। This is the minimum flux और negative flux। नेगेटिव फ्लक्स का मीनिंग होता है द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर गोइंग इनसाइड द सरफेस। ऐसे ही अगर मैं ये वाला एरिया ले लेता यहाँ पे, ये फ्रंट वाला S वेक्टर, इसको S2 ले लेते हैं, इसको S1 ले लेते हैं, ठीक है। वेक्टर S2 है, बाकी मैग्नीट्यूड तो वही है हमारे पास S के बराबर। अब यहाँ से देखा जाए तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो सरफेस से बाहर आ रही हैं। इस S2 के लिए जो एंगल थीटा बनेगा वो 0 डिग्री बनेगा, तो उस केस में जो फाई बी रहेगा, फाई बी that will be B into S into cos 0 and that is B times S, ठीक है। This is positive flux, पॉजिटिव का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कमिंग आउट ऑफ द सरफेस, ठीक है। ऐसे ही एक और केस है, अगर मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे हैं स्पेशल केसेस में से, और एरिया वेक्टर जो हमने कंसिडर किया है वो एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर है लाइक दिस इज एरिया वेक्टर। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, और ऐसे भी बोल सकते हैं कि सरफेस मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग है, कुछ भी बोल सकते हो आप। तो उस केस में हमारे पास ये बी वेक्टर, ये एस वेक्टर एंगल आ गया 90 डिग्री, तो थीटा अगर 90 होगा तो cos 90 0 होगा, एंड देयर इज नो फ्लक्स कमिंग आउट और गोइंग इन दिस शीट, ठीक है। उसमें से इस शीट में से ना तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर जा रही हैं, ना इसमें से बाहर निकल रही हैं, इसके पैरेलल हैं। तो इस केस में अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स लिखें फाई बी तो वो 0 होगा। ये एग्जांपल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये केसेस इस केस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर में हम मैग्नेटिक फ्लक्स को वेरी करने वाले हैं, अलग अलग सिचुएशंस में मैग्नेटिक फ्लक्स को वेरी करने वाले हैं। और हमें यहाँ पता चल रहा है कि एक तो इस एंगल को थीटा को चेंज करने से, वेरी करने से मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो वेरी होता है। ओके, तो दिस इज द वेरी फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर हम इसके यूनिट्स की बात करें, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, तो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है टेस्ला, और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, टेस्ला मीटर स्क्वायर। और इसी का शॉर्ट नेम हम इसको वीबर भी बोल देते हैं, वीबर, और शॉर्ट में इसको ऐसे लिखा जाता है WB। तो दिस इज द SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, नंबर 1। नंबर 2, अगर पूछा जाए स्केलर है या वेक्टर है, तो दो चीज़ों का डॉट प्रोडक्ट है। कोई भी दो वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट होता है ना, दैट इज ऑलवेज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज नॉट ए वेक्टर। सो ध्यान रखना है हम दूसरा सेकंड पॉइंट कि ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर का मतलब है इसकी डायरेक्शन नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड इंपॉर्टेंट है कि फ्लक्स पॉजिटिव है, नेगेटिव है, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। नेगेटिव होगा तो मीन्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर जा रही हैं सरफेस के, पॉजिटिव होगा तो सरफेस से बाहर आ रही हैं, और अगर इसके साथ साथ 0 हुआ तो मीन्स ना तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर जा रही हैं और ना ही सरफेस के बाहर आ रही हैं। ओके, अब मैग्नेटिक फील्ड के केस में इफ़ यू हैव ए क्लोज सरफेस अगर है आपके पास, क्लोज सरफेस कैसा होता है, एक बैलून ले लिया आपने, तो बैलून का जो सरफेस है दैट इज क्लोज्ड, ठीक है, चारों तरह से क्लोज्ड है। आपने एक क्यूबॉइड ले लिया, एक बॉक्स ले लिया, उस बॉक्स का सरफेस भी जो है दैट इज क्लोज्ड। आपने एक सिलेंडर ले लिया, सिलेंडर इज ऑल्सो ए क्लोज सरफेस। तो उस केस में हमेशा ही जो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स होगा फाई बी एसोसिएटेड विद ए क्लोज सरफेस दैट इज ऑलवेज 0। उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न मैंने बताया था, क्योंकि मैग्नेट के दोनों पोल एग्जिस्ट करते हैं, हमेशा मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ पोल दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं। अगर मान लो मैग्नेट ऐसे बाहर पड़ा है, ये नॉर्थ ये साउथ, तो इस केस में नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड निकलेंगी लाइंस और साउथ में चली जाएंगी, नॉर्थ से निकलेंगी साउथ में चली जाएंगी, नॉर्थ से निकलेंगी साउथ में चली जाएंगी। तो मैंने जस्ट ऊपर वाली बनाई, ऐसे नीचे भी हमारे पास पैटर्न है लाइक दिस, ठीक है। अब एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर हम देखें ये वाली,
तो ये देखो ये नोड से निकल रही थी और ऐसे ये सरफेस के अंदर एंटर करी, और एक लाइन अगर एंटर कर रही है सरफेस के अंदर तो एक बाहर भी आ रही है। मीन्स नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गोइंग इन द सरफेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कमिंग आउट द सरफेस। तो इसलिए फॉर ए क्लोज सरफेस द मैग्नेटिक फ्लक्स इज ऑलवेज जीरो, नो मैटर इन विच डायरेक्शन द एरिया लाइज। कोई चक्कर नहीं है थीटा कितना है, डजेंट मैटर। अगर आपके पास क्लोज सरफेस है तो मैग्नेटिक फ्लक्स हमेशा जीरो होगा। ओके, एक और फॉर्मूला है हमारे पास। अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, अगर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो वो कैसी होती है पहले देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको कुछ बताई थी एग्जांपल्स, जैसे इस तरह की अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी तो दीज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर नॉन यूनिफॉर्म रिप्रेजेंटिंग ए नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब है हर जगह सेम नहीं है मैग्नेटिक फील्ड, इस पॉइंट पर डिफरेंट है, इस पॉइंट पर डिफरेंट है, हर किसी पॉइंट पर डिफरेंट है, डायरेक्शन भी डिफरेंट है और मैग्नीट्यूड भी सेम नहीं है। तो दिस काइंड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर आप यहाँ पर किसी सरफेस में से फ्लक्स फाइंड करना चाहते हैं लाइक दिस, तो उस केस में हम यहाँ पर एक स्मॉल एरिया वेक्टर लेते हैं पहले, विच इज कॉल्ड ds वेक्टर, और हम उस ds वेक्टर में से स्मॉल एरिया में से सबसे पहले फ्लक्स लिखते हैं विच इज d phi b, स्मॉल फ्लक्स, ठीक है, d phi b। और यही जो d phi b है दिस इज इक्वल टू b, जो भी इतने छोटे से पोर्शन पर मैग्नेटिक फील्ड है ये वो मैग्नेटिक फील्ड है, एंड वी कंसीडर्ड कि भाई ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट है ऑन दिस स्मॉल सरफेस एरिया। तो इतना छोटा लेना है कि ये मैग्नेटिक फील्ड उतने एरिया के लिए ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। तो इतने स्मॉल एरिया के लिए फ्लक्स फिर इसी डेफिनेशन से हमारे पास आ जाएगा। तो ऐसे हम एक स्मॉल फ्लक्स यहाँ निकाल लेंगे, ऐसे ही कहीं और एरिया ले लोगे इसके साथ, उसका फ्लक्स, तीसरा फ्लक्स, चौथा फ्लक्स, इस तरह हर जगह छोटे छोटे एरियाज के लिए निकाल के बाद में हम उनको ऐड कर देते हैं। तो ऐड कैसे करते हैं, ऐड के लिए इंटीग्रेशन करते हैं। तो उस केस में जो टोटल फ्लक्स आएगा दैट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ b डॉट ds, ठीक है। तो ये फॉर्मूला, ये हमारे पास जो एक्सप्रेशन है, ये नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नेटिक फ्लक्स आपको देता है। यहाँ गोला नहीं लगाएंगे, अगर यहाँ गोला लगा दोगे तो मतलब क्लोज सरफेस है, उस केस में आंसर जीरो आएगा। बट अगर ओपन इंटेग्रल है तो आंसर नॉन जीरो होगा। तो ये सबसे पहले हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक फ्लक्स का। ओके, अब ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है phi b, इस चैप्टर में इस मैग्नेटिक फ्लक्स को वी विल वेरी विद टाइम। तो इट विल बी ए टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हमें कैसा मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पे इस चैप्टर में यूज करना है, इट इज अ टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। देखो मैग्नेटिक फील्ड स्पेस में वेरी कर रही है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, उसको हम नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। लेकिन अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फिक्स है तो हो सकता है फिर भी कि वहाँ फ्लक्स वेरी करे। मैग्नेटिक फील्ड फिक्स भी है तब भी वहाँ फ्लक्स वेरी कर सकता है। क्यों वेरी करेगा, क्योंकि जो फ्लक्स है ना वो तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है। इट डज नॉट डिपेंड ओनली ऑन मैग्नेटिक फील्ड, इट डिपेंड्स अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, इट डिपेंड्स अपॉन एरिया जिसके अक्रॉस हम मैग्नेटिक फ्लक्स देख रहे हैं, उस एरिया पे भी डिपेंड करता है, एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन एंगल थीटा। एंगल थीटा इज एंगल बिटवीन b वेक्टर एंड s वेक्टर। तो इन तीन चीजों पे ये डिपेंड करता है। तो इन तीनों चीजों को वेरी करके हम मैग्नेटिक फ्लक्स को वेरी कर सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड को कैसे वेरी करना होता है, हमें पता है कि एक अगर करंट कैरिंग वायर है, इस करंट कैरिंग वायर के अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड होगी, है ना, हर जगह पर मैग्नेटिक फील्ड होती है, इस तरह की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है। अब लेट अस सपोज यहाँ पर एक पॉइंट P है एट डिस्टेंस r, आपको पता है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू नॉट I बाय 2 पाई r। अब इसी पॉइंट पर हम इस मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करना चाहते हैं, तो व्हाट वी डू, वी वेरी दिस करंट। ये जो हमने करंट वायर में से पास करवाया उस करंट को वेरी कर दो। कैसे वेरी करेंगे, करंट को वेरी करने के लिए जिस भी बैटरी के साथ ये कंडक्टर लगा हुआ है वहाँ एक स्विच लगा दो, उस स्विच को ऑन ऑफ करते जाओ तो वो ऑल्टरनेटिंग करंट बन जाएगा, और उस ऑल्टरनेटिंग करंट की मैग्नेटिक फील्ड भी ऑल्टरनेटिंग होगी, वेरी करेगी टाइम के साथ।
और अगर वो टाइम के साथ वेरी करेगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी वेरी करेगा। ये तो एक तरीका हो गया वेरी करने का करंट को। दूसरा तरीका, यहाँ पे रेयोस्टेट लगा दो। रेयोस्टेट आपको पता होगा, वेरिएबल रेजिस्टेंस। उस रेजिस्टेंस की वैल्यू को इंक्रीज करते जाओ ऐसे लीनियरली। अगर टाइम के साथ रेजिस्टेंस बढ़ाते चले जाओगे तो करंट कम होता चला जाएगा, करंट कम होता चला जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड कम होती चली जाएगी। आप रेजिस्टेंस को कम करते चले जाओ, रेजिस्टेंस कम करते चले जाओगे टाइम के साथ तो करंट बढ़ता जाएगा। रेजिस्टेंस कम करते जाओगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो करंट बढ़ता जाएगा, करंट बढ़ता जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होती रहेगी। मींस इस करंट को वेरी करके वी कैन वेरी दिस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड दिस कंडक्टर, और वहां से मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी हो सकता है। एक ये सिचुएशन है। अब कंडक्टर कोई भी हो सकता है, ये मैंने स्ट्रेट बनाया। अगर आपके पास सर्कुलर वायर है, उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड होती है μ0I/2r वेयर r इज रेडियस। अब फिर से वही चीज़ है, आप करंट को चेंज करते जाओ विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आपके हाथों में करंट आपने कैसे वेरी करना है। करंट के मैथमेटिकल फंक्शन भी हो सकते हैं जो हम करेंगे इस चैप्टर में, है ना। जैसे करंट ये हो सकता है I इज इक्वल टू I0 sin ओमेगा t। ये ऑल्टरनेटिंग करंट है जो टाइम के साथ ऐसे वेव की तरह चलता है, ठीक है, ऐसे वेरी करता है। ऐसे ही करंट ये हो सकता है, कोई भी मैथमेटिकल फंक्शन हो सकता है, I0 t²। ऐसे अगर आप यहाँ पे रेजिस्टेंस को ऐसे वेरी कर रहे हो, कम करते जा रहे हो, करंट बढ़ता जाएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसी करंट को यहाँ पुट कर दो, यहाँ करंट को पुट किया, मैग्नेटिक फील्ड विल बी अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो एक तो तरीका है कि आप मैग्नेटिक फील्ड को विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेरी करो। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में उसके मैथमेटिकल फंक्शन आपको दिए जा सकते हैं, करंट की वेरिएशन दी जा सकती है, या डायरेक्टली ही मैग्नेटिक फील्ड आपको दी जा सकती है। ये भी बोला जा सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड इज वेरिंग लाइक दिस B0 t²। चाहे करंट की दे दे चाहे ये दे दे, कि इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड टाइम पे डिपेंड कर रही है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड टाइम पे डिपेंड कर रही है तो मतलब फ्लक्स भी जो होगा दैट विल आल्सो डिपेंड अपॉन टाइम वेरिंग फ्लक्स। दूसरा तरीका है एरिया को चेंज करके। अब एरिया कैसे चेंज करना है, मैग्नेटिक फील्ड को नहीं छेड़ना, एंगल नहीं चेंज करना। तो इसके लिए एक छोटी सी एग्जांपल देखते हैं कि ये कैसे वेरी होता है। अगर मान लो यहाँ पर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लगी हुई है, हम मैग्नेटिक फील्ड को नहीं चेंज कर रहे, और हमने क्या किया, एक क्लोज्ड रेक्टेंगुलर लूप ले ली। इस क्लोज्ड रेक्टेंगुलर लूप को हम ऐसे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लेके जा रहे हैं। तो जब आप इसको अंदर लेके जाओगे तो पहले तो ये सारी बाहर है, देयर इज जीरो फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस लूप। अब एक सिचुएशन ये आएगी जब ये ऐसे पड़ी होगी, थोड़ी आगे जाके, हाफ ऑफ द लूप इज इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड एंड हाफ इज आउटसाइड। तो यहाँ हम बोलेंगे कि हाफ एरिया है उसमें से फ्लक्स निकल रहा है, हाफ में से नहीं निकल रहा है, इट इज मूविंग। तो जैसे जैसे ये मूव करती जाएगी एरिया वेरी करेगा विद रिस्पेक्ट टू फील्ड। तो उस एरिया के वेरी करने से मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू दिस लूप विल वेरी। इवन इस केस में अगर आपके पास एक सिंगल रोड भी है, अगर आपके पास एक सिंपल वायर है, स्ट्रेट वायर, आप इस स्ट्रेट वायर को ऐसे मूव करवा रहे हो तो वो भी कुछ एरिया ट्रेवर्स करेगी लाइक दिस, है ना, एरिया स्वीप करेगी। तो वो भी सेम चीज़ है। इन दैट केस ऑल्सो द एरिया एसोसिएटेड विद दिस वायर इज वेरिंग, ठीक है। तो ऐसे हम एरिया वेरी कर सकते हैं। थीटा कैसे वेरी करना है, मान लो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लगी हुई है। हम ये सब सिचुएशंस करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में। अभी जस्ट मैं एक हिंट दे रहा हूँ आपको। और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहाँ पर एक सर्कुलर कॉइल है और ये सर्कुलर कॉइल इस मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे घूम रही है अबाउट दिस एक्सिस, ठीक है। वर्टिकल एक्सिस है उसके अबाउट ये घूम रही है इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो इसका जो एरिया वेक्टर है, अभी ये आउटवर्ड है, जब ये घूम जाएगी तो इधर हो जाएगा, फिर पीछे चला जाएगा, तो इस तरह से ये घूम रही है। तो इस तरह से इन तीनों चीज़ों को वेरी करके वी कैन वेरी मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, तो दिस इज मैग्नेटिक फ्लक्स, दिस इज द टॉपिक ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए हमें जाना पड़ेगा 1831 में। 1831 और 1832। 1831 में फैराडे ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए और 1832 में हेनरी। ये दो हमारे पास साइंटिस्ट हैं और इन दोनों के नाम इस चैप्टर में आएंगे। ये दोनों इंडिपेंडेंट वर्क कर रहे थे, दोनों अलग अलग जगह थे, दोनों अपना अपना लैब में रिसर्च कर रहे थे और उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए
उन एक्सपेरिमेंट्स की कुछ आउटकम्स आई। पहले हम एक्सपेरिमेंट्स देखते हैं क्या परफॉर्म किए। उन्होंने देखा, फैराडे ने देखा कि अगर हमारे पास एक क्लोज्ड वायर है, क्लोज लूप, इस तरह से लूप है वायर की, मेटेलिक वायर, और यहाँ हमने एक मैग्नेट रख दिया, नॉर्थ और साउथ, दो पोल्स हैं। इस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड है, इसके अराउंड ऐसे बनी जाएगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, लाइक दिस। ठीक है जी। तो उसने देखा कि अगर मैं इस मैग्नेट को टू एंड फ्रो मोशन देता हूं अराउंड द वायर, और यहां पर हमने एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया, उस गैल्वेनोमीटर की एक नीडल है, तो व्हेन आई गिव द टू एंड फ्रो मोशन टू दिस वायर, गैल्वेनोमीटर की जो नीडल है उसमें डिफ्लेक्शन होती है, कभी इस तरफ, जब मैग्नेट इधर आता है तो लेट अस सपोज राइट साइड डिफ्लेक्ट करी, जब मैग्नेट पीछे जाता है तो वो लेफ्ट साइड डिफ्लेक्ट करती है। दिस वॉज द फर्स्ट वेरी सिंपल एक्सपेरिमेंट। और इसमें हमें पता चलता है कि यहाँ पर हमने कोई भी सोर्स ऑफ करंट नहीं लगाया, यहाँ पर कोई बैटरी नहीं लगी हुई वायर में, लेकिन फिर भी गैल्वेनोमीटर हमें डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन। ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था। फिर इस एक्सपेरिमेंट के और वेरिएंट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक सिंगल वायर की जगह एक कॉइल है, लाइक दिस, एक सोलेनॉइड है, और इस सोलेनॉइड में हमने एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया इसके साथ, लाइक दिस, और इसके सामने एक और सोलेनॉइड रखा, और ये जो दूसरा वाला सोलेनॉइड है इसमें एक बैटरी लगी हुई है, और बैटरी के साथ साथ यहाँ पर एक की है, देयर इज ए की, देयर इज ए स्विच। तो इस की को ऑल्टरनेटिवली ऑन एंड ऑफ किया गया, ठीक है, ऐसे स्विच ऑन स्विच ऑफ, स्विच ऑन स्विच ऑफ। तो उससे क्या होगा, इस कॉइल में करंट आया गया, करंट आ गया थोड़ी देर के लिए, फिर चला गया, मतलब करंट कभी जीरो हो रहा है और कभी उसकी वैल्यू आ रही है। तो मीन्स दिस करंट इज वेरिंग विद टाइम। जब ये करंट वेरी किया टाइम के साथ तो वही सब हुआ जैसे मैंने अभी आपको बताया। इसकी मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न होता है, इसका सोलेनॉइड है ना, तो आपको पता ही है कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं इस तरह से। तो जब करंट होगा सर्किट में तब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आई, जब करंट नहीं होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चली गई, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी हुआ इस कॉइल के अराउंड। तो उससे क्या हुआ, इसमें भी डिफ्लेक्शन आई, इस कॉइल के गैल्वेनोमीटर की नीडल ने भी डिफ्लेक्शन शो करी, और दो अलग अलग डायरेक्शंस में। जब हम स्विच ऑफ करते थे तो अगर डिफ्लेक्शन मान लो राइट साइड है तो स्विच ऑन करने पर डिफ्लेक्शन लेफ्ट साइड हो गई। इस तरह से डिफ्लेक्शन भी जो है अपनी पोजीशन चेंज करती रही जब हमने ऑन ऑफ किया। दिस इज अ सेकंड एक्सपेरिमेंट। यहां याद रखेंगे कि दूसरी वाली कॉइल में कोई बैटरी नहीं लगी हुई, यहां कोई करंट का सोर्स नहीं है, यहाँ वोल्टेज का कोई सोर्स नहीं है, लेकिन फिर भी करंट आ रहा है सर्किट में, इसीलिए इस तरह के करंट को इंड्यूस्ड करंट बोला जाता है। और जो वोल्टेज आ रही है उसको इंड्यूस्ड वोल्टेज या इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोला जाता है। ठीक है, तो ये सेकंड एक्सपेरिमेंट है। एक और एक्सपेरिमेंट है, ये देख लेते हैं कि उस केस में एक बड़ा सा मैग्नेट ले लिया लाइक दिस, ये एक बड़ा सा मैग्नेट ले लिया, उसका ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और यहाँ पर वैसे ही हमने जैसे बात करी एक एक्सिस ऑफ रोटेशन और एक कॉइल यहाँ पे ले ली, सर्कुलर लूप ले ली। ठीक है, इस सर्कुलर लूप को इस एक्सिस के अबाउट यहाँ पे घुमाया, तो जब इसने घूमना स्टार्ट किया और इसमें ना एक छोटा सा बल्ब लगा दिया, एलईडी स्मॉल बल्ब। ठीक है, जस्ट मैं प्रोटोटाइप बता रहा हूँ, सेम अपरेटस नहीं है ये उसके एक्सपेरिमेंट का, लेकिन इसमें क्या हुआ, इसको जब हमने घुमाना शुरू किया तो बल्ब में लाइट आनी शुरू हो गई। ठीक है, बल्ब जगना शुरू हो गया, ऐसे ब्लिंक करना शुरू हो गया, थोड़ी देर के लिए जगा, फिर बुझा, फिर जगा बुझा, और ये ऐसे घूम रही है। तो इसके घूमने से क्या हो रहा है, इसके घूमने से इसका जो एरिया वेक्टर है, अभी लेट अस सपोज आउटवर्ड है, जब ये घूम जाएगी 180 डिग्री पे तो एरिया वेक्टर इनवर्ड चला जाएगा। तो वही जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं, उनके कारण जो मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द लूप है वो जीरो हो रहा है, या बढ़ रहा है, या नेगेटिव हो रहा है, या पॉजिटिव हो रहा है ना। देखो जैसे इस सिचुएशन में तो प्लेन ऑफ द लूप इज अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, है ना, तो उसमें तो फ्लक्स जीरो है। लेकिन जब ये लूप ऐसे पड़ी होगी, जब ये लूप ऐसे चली जाएगी 90 डिग्री पे,
तो उस केस में फिर फ्लक्स इसमें से मैक्सिमम होगा, एरिया वेक्टर इधर चला जाएगा, फ्लक्स मैक्सिमम होगा। फिर ऐसे लूप के घूमने से मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी किया और यहाँ पर एक अपने आप करंट जनरेट हुआ। और यही जो हम लॉज पढ़ रहे हैं फैराडे के, यही बेसिक प्रिंसिपल है ऑफ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऑल्टरनेटिंग करंट ऐसे ही जनरेट होता है, इलेक्ट्रिक जनरेटर जो हैं वो इसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं। तो ये फैराडे के कुछ एक्सपेरिमेंट्स थे। बेस्ड अपॉन द ऑब्जर्वेशंस ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट्स, फैराडे हैज स्टेटेड 2 लॉज विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी हम स्टेटमेंट देंगे फैराडे लॉज की जो इंपॉर्टेंट हैं, और फिर हम फैराडे लॉ के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो जो फर्स्ट लॉ है वो हमारे पास आता है, जो अभी तक हमने एक्सपेरिमेंट में देखा उन ऑब्जर्वेशंस में से फर्स्ट लॉ उसमें से आता है, अभी तक की जो हमने ऑब्जर्वेशंस देखी। और वो बोलता है व्हेनेवर ए मैग्नेटिक फ्लक्स linked with a coil changes with time, an induced EMF is produced. EMF तो हमने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इन द चैप्टर ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। EMF इस तरह की वोल्टेज होती है जो करंट को सर्किट में फ्लो करवाती है, सेट करती है। तो जब भी कह रहा है किसी भी कॉइल के अराउंड मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के साथ चेंज होगा, phi b अगर चेंज होगा किसी कॉइल के अराउंड, तो उसमें एक इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस होनी ही होनी है। दिस इज द फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ जो है वो हमें बताता है मैग्नीट्यूड ऑफ EMF के बारे में, कि वो EMF का जो मैग्नीट्यूड है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है। तो वो भी जो ऑब्जर्वेशन थी वो इन्हीं एक्सपेरिमेंट्स में से थी। कैसे किया उसने उसको ऑब्जर्व, इस केस में उसने मैग्नेट की जो स्पीड है उसको वेरी करके देखा। पहले स्लोली मूव कर रहा था टू एंड फ्रो मोशन, फिर फास्ट मूव किया मैग्नेट को, और गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन को ऑब्जर्व किया। तो क्या पता चलता है इससे कि अगर मैग्नेट ज़्यादा फास्ट मूव कर रहे हैं तो गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन भी उतनी ज़्यादा हो रही है, मीन्स ज़्यादा करंट शो कर रहा है। और अगर हम स्लोली मूव कर रहे हैं मैग्नेट को तो डिफ्लेक्शन भी स्लो हो रही है। सेम यहाँ पर ऐसे किया। इस केस में क्या किया, यहाँ पर ये जो स्विच था इसको स्लोली, मतलब ज़्यादा टाइम इंटरवल पर ऑन ऑफ किया, फिर कम टाइम इंटरवल पर ऑन ऑफ किया, तो उससे भी सेम चीज़ हुई, डिफ्लेक्शन इंक्रीज हो गई। इसमें कॉइल की स्पीड को वेरी किया, स्लोली घुमाया कॉइल को तो बल्ब की जो लाइट थी वो कम थी। जब कॉइल को ज़्यादा स्पीड दे दी और ओमेगा इंक्रीज कर दिया, तो ओमेगा के इंक्रीज करने से जो बल्ब की लाइट है वो इंक्रीज हो गई। मीन्स जिस रेट पर मैग्नेटिक फ्लक्स को हम चेंज करते हैं, अगर उस रेट को बढ़ा दें तो इंड्यूस्ड EMF और इंड्यूस्ड करंट जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये दूसरी ऑब्जर्वेशन थी फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट्स। तो उसको कैसे लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ EMF के बारे में है ये ऑब्जर्वेशन, और उसको ऐसे लिखेंगे, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF is directly proportional to rate of change of magnetic flux, that is xi is directly proportional to d phi by dt। मतलब कि वही रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स जितना ज़्यादा होगा, जितना फास्ट आप फ्लक्स को चेंज करोगे उतना ज़्यादा इंड्यूस्ड EMF, उतनी ज़्यादा इंड्यूस्ड EMF वहाँ पे प्रोड्यूस होगी। तो दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे। अब ये जो सेकेंड लॉ है इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है। जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं यहाँ पे -1 का फैक्टर आता है। ये -1 का फैक्टर जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, तो नेगेटिव साइन represents the induced EMF, means the xi always oppose
द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स में जो भी हम चेंज कर रहे हैं ईएमएफ उसको अपोज करती है। ठीक है, देखो दोनों स्केलर हैं, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन का कोई चक्कर नहीं है यहाँ पे, लेकिन एक चीज की डायरेक्शन है, करंट की डायरेक्शन। करंट वैसे स्केलर है, बट वो जो करंट यहाँ पे कॉइल में प्रोड्यूस होना है ना, उसकी जो सेंस है, सेंस ऑफ रोटेशन करंट की, वो कुछ इस तरह से होती है कि वो फ्लक्स के चेंज को अपोज करती है। मतलब अगर आप मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज करेंगे, एक छोटी सी एग्जांपल, फिर बहुत डिटेल में करेंगे एग्जांपल्स। मतलब जब ये नॉर्थ और साउथ पोल इस तरफ जा रहे थे, मतलब आप इसके अराउंड मैग्नेटिक फ्लक्स को इंक्रीज कर रहे हैं, तो क्या होना है, इसने इसको अपोज करना है, मीन्स नॉर्थ इधर बना देना है, क्योंकि इस करंट के कारण भी तो एक मैग्नेटिक डाइपोल ही है ये करंट कैरिंग वायर भी, इसमें भी तो करंट आएगा ना, तो इसका करंट कुछ इस डायरेक्शन से सेटअप होता है कि ये इस नॉर्थ पोल को अपोज करेगी। और अगर आपने उल्टा किया, अगर आपने ये सिचुएशन करी, ऐसे कॉइल पड़ी हुई है और आप नॉर्थ पोल को इस मैग्नेट से दूर लेके जा रहे हो, इसे पीछे की तरफ खींच रहे हो, तो उसने उसको अट्रैक्ट करना अपनी तरफ, तब यहाँ साउथ पोल डेवलप हो जाना है इस कॉइल का और इधर नॉर्थ बन जाना है, तब इसकी मैग्नेटिक फील्ड इधर आएगी और उसके अकॉर्डिंग जो करंट की डायरेक्शन बनेगी राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग वो ये बनेगी। ठीक है, इसको डिटेल में करेंगे, ये जस्ट एक छोटी सी एग्जांपल मैंने बताई है, ये भी एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है। कैसे पता चला, ये एक्सपेरिमेंट से ही पता चला, कौन सा एक्सपेरिमेंट था उसकी भी बात करेंगे। तो ये ईएमएफ हमेशा उस डायरेक्शन में सेटअप होती है कि वो इस चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज कर पाए। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज करोगे तो ये ईएमएफ उसको डिक्रीज करने की कोशिश करेगी, और अगर आप मैग्नेटिक फ्लक्स को डिक्रीज करोगे, जैसे मैं यहाँ पे डिक्रीज कर रहा था, तो वो ईएमएफ इसी फ्लक्स को इंक्रीज करने की कोशिश करेगी, अपोज करेगी। और ये क्यों होता है, इट इज ड्यू टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वो भी हम प्रूफ करेंगे आगे जाके कि एनर्जी कैसे कंजर्व रहनी चाहिए, इसमें क्यों एनर्जी कंजर्व है। और ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखी है, ये वाली स्टेटमेंट, दिस इज कॉल्ड लेंस लॉ। अगर आपको पूछा जाए व्हाट इज लेंस लॉ, तो आपने ये स्टेटमेंट लिखनी है, लेंस लॉ। लेंस ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे, लेंस ने, और वो एक्सपेरिमेंट्स करके उसने ये चीज़ बताई थी। लेकिन जब आप मैग्नीट्यूड लिखोगे ना ईएमएफ का, तो आपको ये ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है हर बार मोड, लेकिन फिर भी डायरेक्शन की अलग से हम ट्रीटमेंट करेंगे। लेकिन जब भी आपने ईएमएफ का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, यू कैन राइट लाइक दिस। माइनस साइन आप छोड़ सकते हैं, माइनस साइन इज ओनली फॉर डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। ठीक है, तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया फॉर वोल्टेज और ईएमएफ। ठीक है, ओके। अब इस फॉर्मूले में वोल्टेज हमें पता चल गई, यहां से हम और चीजें फाइंड कर सकते हैं। अगर आपने इंड्यूस करंट लिखना है, इंड्यूस करंट I, ठीक है, तो I इज ऑलवेज वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, वेयर R इज रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल। वो जो कॉइल है, वो जो लूप है, उसमें कितनी नंबर ऑफ टर्न्स हैं, उन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो R उसकी रेजिस्टेंस है, तो फिर I का फॉर्मूला बन गया 1/R, माइनस साइन भी लगा देते हैं, दैट इज फॉर डायरेक्शन ओनली। तो ये इंड्यूस करंट का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स को आपने रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल से डिवाइड करना है, उससे डिवाइड कर दोगे तो इंड्यूस करंट आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास इंड्यूस चार्ज भी है कि जब आपने फ्लक्स को वेरी किया तो उसमें कितना चार्ज फ्लो हुआ। इंड्यूस चार्ज की बजाय यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं चल रहा, द चार्ज फ्लोन लिखेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे पास नेक्स्ट एक क्वांटिटी है द चार्ज फ्लू। ठीक है, इन कॉइल। अगर आपको चार्ज पूछा जाए कितना चार्ज फ्लो कर गया कॉइल में, वो भी हम निकाल सकते हैं। तो यहां हम I को पुट कर देंगे dQ/dt, और बाकी सब वैसे ही 1/R d∅B/dt। तो dt इज टाइम इंटरवल, दैट विल गेट कैंसल, तो dQ बन जाएगा माइनस d∅B/R। तो बात क्या है कि अगर आपके पास एक कॉइल है, उस कॉइल के अराउंड आपने मैग्नेट को ऐसे मूव किया, फटाफट एक बार ले गए इसके अंदर से, तो एक करंट आया सर्किट में। उस करंट का मतलब है कि एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में से यहां से चार्ज फ्लो किया। चार्ज फ्लो करेगा तभी करंट आएगा। अगर करंट ऊपर जा रहा है मतलब चार्ज नीचे की तरफ फ्लो कर रहा है। ठीक है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रॉन्स नीचे की तरफ फ्लो कर रहे हैं।
तो मैंने बोला कि अगर हम इस मैग्नेट को एक बार ऐसे मूव करते हैं तो करंट सेटअप होता है, मतलब चार्ज फ्लो करता है थ्रू दिस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जितना चार्ज वो फ्लो करता है वो इस फॉर्मूले से निकाला जा सकता है, रेजिस्टेंस से डिवाइड करना है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को। ओके, इसके साथ ही इंड्यूस्ड पावर भी पूछी जा सकती है। इंड्यूस्ड पावर सीबीएसई में नहीं पूछी जाएगी, बाकी सब सीबीएसई में पूछा जा सकता है। इंड्यूस्ड पावर में क्या होगा, इंड्यूस्ड पावर इज बेसिकली पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट, वो हमें पता है। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वोल्टेज का स्क्वायर बाय रेजिस्टेंस, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आर। तो दोनों में से कोई भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। अगर आप ये यूज कर रहे हैं वोल्टेज का स्क्वायर बाय रेजिस्टेंस तो 1 बाय आर रहेगा, और वोल्टेज तो होती है डी फाइव बाय डी टी, जो भी रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स है उसका आपने स्क्वायर करना है। ठीक है, इसमें जो वोल्टेज है इस फॉर्मूले के बराबर है बाय फैराडे लॉ। तो ये फॉर्मूला हमारे पास इंड्यूस पावर का बन गया। तो ये कुछ तो ये कुछ रिलेशंस जो हैं ये फैराडे के लॉ के साथ रिलेटेड है। एक और चीज है स्पेशल केस, एक नोट है। अगर कॉइल में n नंबर ऑफ टर्न्स हैं लाइक दिस, इफ कॉइल हैज n टर्न्स, तो आप इन सारे फॉर्मूलों को n से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उस केस में जो मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी करेगा नॉर्थ साउथ पोल ऐसे हम लेके जाएंगे, वेरी करेगा, वो एक कॉइल के साथ नहीं करेगा, वो n कॉइल्स के साथ, n लूप्स के साथ वेरी करेगा, उसके अराउंड वेरी करेगा। तो n नंबर ऑफ लूप्स होने के कारण जो मैग्नेटिक फ्लक्स की वेरिएशन है उसमें n से मल्टीप्लाई हो जाएगा फैक्टर d5b बाई dt। तो हर जगह n आ जाएगा अगर n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, इस बात का ध्यान रखना है। फर्स्ट फॉर्मूले पे चलते हैं, ईएमएफ के फॉर्मूले में चलते हैं, वहां पे मैं थोड़ा आपको चेंज बताता हूं, तो फिर वहां से आपको बाकी सारे चेंजेस पता लगेंगे। देखो ईएमएफ हमने लिखा, इट इज d5b बाई dt। ठीक है, तो अभी हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के लिए डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे इसको हैंडल करना है। ठीक है, ओके, तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला है जो हमें मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ देता है। अब अगर आपके पास 5b ऐसे गिवन है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब लाइक दिस 3t स्क्वायर प्लस 2t वीबर, ये फ्लक्स है जो वेरी कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तब तो जस्ट आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएट करके आपके पास ईएमएफ आ जाएगी। वो ईएमएफ जो आएगी यहाँ लिख ही देते हैं, आ रही है 6t प्लस 2 इन वोल्ट्स, क्योंकि इसका यूनिट वोल्ट होगा। तो ये भी टाइम के साथ वेरी कर रही है। अगर आपको पूछा जाए 1 सेकंड पे कितनी वोल्टेज है तो 1 पुट कर देंगे, 2 सेकंड पे कितनी है तो 2 पुट कर देंगे। तो ईएमएफ इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, दिस ईएमएफ इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस ईएमएफ। इंस्टेंटेनियस मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पर जो ईएमएफ है टी की वैल्यूज को पुट करके हमें वो पता चलेगी। अगर ये 5b ऐसे होता, सिर्फ 3t प्लस 2 वीबर होता, ऐसा फंक्शन होता, तो ईएमएफ हमारे पास इसको डिफरेंशिएट करके 3 वोल्ट आ जाती, तो फिर वो कांस्टेंट आ जाती। वोल्टेज इज ऑलवेज कांस्टेंट, क्योंकि फाई जो है वो लीनियरली टाइम के साथ वेरी कर रहा है। मींस फाई की वेरिएशन पे डिपेंड करेगा ईएमएफ वेरी करेगी या कांस्टेंट रहेगी। फाई का कोई भी मैथमेटिकल फंक्शन हो सकता है, उसको जस्ट आपने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यू विल गेट ईएमएफ, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस ईएमएफ। लेकिन एक हमारे पास एवरेज ईएमएफ भी है। एवरेज ईएमएफ का फॉर्मूला यहाँ से क्या बनेगा, डेल्टा फाई बी बाई डेल्टा टी। उसमें ना ये जो डेल्टा टी है इट इज ए लार्जर टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल क्वेश्चन में गिवन होगा, ऐसे बोला जाएगा फ्रॉम 2 to 5 सेकेंड कितनी ईएमएफ वहां पे जनरेट हुई वो हमें बताएं। तो डेल्टा टी ऐसे एक टाइम इंटरवल गिवन होगा, और डेल्टा फाई आपने डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन कैलकुलेट करना है, एंड इट इज ऑलवेज फाई 2 माइनस फाई 1, और नीचे आएगा T2 माइनस T1। ठीक है, चलिए तो इसकी भी एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लगी हुई है, ये मैग्नेटिक फील्ड है इस रीजन ऑफ स्पेस में, ठीक है, और यहाँ पर एक कॉइल है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और यहाँ पर एक सर्कुलर कॉइल है, सर्कुलर लूप है। इस लूप में अभी कोई करंट नहीं है, और अभी ये कॉइल के ये मैग्नेटिक फील्ड के ना परपेंडिकुलर है। ये लूप अभी कैसे पड़ी हुई, ध्यान से देखो, मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड पॉइंटिंग इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, और कॉइल इसी प्लेन में पड़ी हुई है। मींस इसका जो एरिया वेक्टर होगा कॉइल का, लेट अस सपोज वो अभी आउटवर्ड है, जैसे बाहर की तरफ है, ठीक है,
तो आपको पूछा जाएगा कि जब ये कॉइल 90 डिग्री रोटेट कर जाएगी, कितना 90 डिग्री रोटेट कर जाएगी, तो उस केस में आप हमें बताएं कि एवरेज ईएमएफ कितनी इंड्यूस होगी। ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें टाइम भी गिवन होगा। जैसे लेटर सपोज ने बोला कि इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है दैट इज 2 पाई बाय 4 सेकेंड्स, ठीक है। ये हमें एंगुलर वेलोसिटी दे दी। अगर ये इसकी रोटेशन की एंगुलर वेलोसिटी है तो टाइम पीरियड कितना आया, टाइम पीरियड इज 2 पाई बाय ओमेगा। 2 पाई बाय ओमेगा मीन्स 2 पाई बाय 4, 2 पाई से 2 पाई कट गया, टाइम पीरियड आ गया 4 सेकेंड्स। मतलब ये कॉइल 4 सेकंड में एक चक्कर पूरा करती है, ठीक है। एंड वी हैव टू फाइंड ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल इन 90 डिग्री रोटेशन, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब बच्चे 90 डिग्री घूमने के लिए कॉइल को कितना टाइम लगेगा? अगर टोटल टाइम पीरियड इसका 4 सेकेंड्स है, 4 सेकंड में एक चक्कर पूरा होता है, 4 सेकंड में 360 डिग्री कवर होते हैं, तो 90 डिग्री के लिए ऑब्वियसली 1/t/4 लगेगा टाइम, क्योंकि इसका चौथा हिस्सा है 90 डिग्री। तो उसके लिए टाइम हमारे पास लगेगा डेल्टा टी 1 सेकेंड। ये हमें पता चल गया डेल्टा टी। अब हमें निकालना है फाइनल फ्लक्स कितना है, φ2। φ2 कैसे पता चलेगा? φ2 के केस में ये कॉइल का जो एरिया वेक्टर है ना, यहाँ बनाता हूँ सिचुएशन, ऐसे आ जाएगी कॉइल 90 डिग्री, एरिया वेक्टर इस तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं उस केस में इसके अलोंग चली जाएंगी, है ना, पैरेलल, प्लेन के पैरेलल, या ऐसे आप पुट करके फॉर्मूले में पुट कर लो, b इंटू एस इंटू कॉस 90 हो गया, तो वो 0 है, तो ये खत्म हो गया। इस सिचुएशन में इनिशियल फ्लक्स φ1 कितना है, वो है b टाइम्स s, और एंगल यहाँ पर 180 डिग्री है लेटर सपोज, जैसे मैंने एरिया वेक्टर बाहर लिया तो वो आ गया माइनस बी टाइम्स एस, और लेटर सपोज बी दी हुई है हमें 0.1 टेस्ला, और इसका जो एरिया है दैट इज 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सारा डाटा हमें दिया गया क्वेश्चन में। तो हम φ2 माइनस φ1 निकालना चाहते हैं, वो है 0 माइनस बी एस, ठीक है। दिस इज φ2 माइनस φ1, मतलब डेल्टा फाई। तो उसमें चेंज इन फ्लक्स ऐसे दो अलग अलग सिचुएशंस में निकलेगा, ठीक है। वो b टाइम्स ऐसा आ गया, मतलब 0.1 इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास चेंज इन फ्लक्स आ गया 5 इंटू 10 टू द पावर -5 मीटर स्क्वायर। दिस इज डेल्टा फाई। तो व्हाट इज डेल्टा टी? डेल्टा टी इज 1 सेकेंड। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितनी आ गई फिर? वो आ गई 5 इंटू 10 टू द पावर -5 डिवाइडेड बाय, यहाँ मीटर स्क्वायर नहीं आएगा, वीबर आएगा, टेस्ला मीटर स्क्वायर और वीबर यू कैन से, तो डिवाइड बाय 1 सेकेंड, ठीक है। ऊपर है टेस्ला मीटर स्क्वायर, तो ये यूनिट वोल्ट्स बन जाते हैं। तो कितनी ईएमएफ जनरेट हुई? इतने वोल्ट्स, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ दे देते हैं आंसर 5 इंटू 10 टू द पावर -5 वोल्ट्स। तो इतनी ईएमएफ जनरेट हुई कब? जब ये कॉइल 90 डिग्री घूमी, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप एवरेज ईएमएफ कैलकुलेट कर रहे हो। दो सिचुएशंस हैं, एक इनिशियल सिचुएशन है, एक फाइनल है। आपने इनिशियल फ्लक्स देखना है कितना है, फाइनल फ्लक्स देखना है कितना है, दोनों को माइनस करना है, और टाइम में भी आपने ऐसे ही करना है। डायरेक्शन की अगर बात करें ना, तो उसके लिए हम यहाँ एक माइनस साइन लगाते हैं, लेकिन वो मैग्नीट्यूड में नहीं आएगा, मैग्नीट्यूड तो यही जनरेट होगा। डायरेक्शन आपने यहाँ नहीं बतानी, डायरेक्शन की प्रॉब्लम्स अलग से हैंडल करेंगे। ये एक एग्जांपल है बहुत सिंपल। इसमें है कि इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड लगी हुई है, जैसे अभी हमने किया क्वेश्चन, सेम वैसे ही है। यहां पर एक कॉइल है, फिर से सर्कुलर कॉइल, सर्कुलर लूप ऑफ वायर, और ये जो लूप है इसकी रेजिस्टेंस आर है, आर इज इट्स रेजिस्टेंस, और ये ऐसे घूम रही है अबाउट दिस एक्सिस, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन। मैग्नेटिक फील्ड इज बी वेक्टर विच इज पॉइंटिंग इनवर्ड। तो क्वेश्चन ये है, फाइंड द चार्ज फ्लो थ्रू ए क्रॉस सेक्शन एरिया of loop when coil is rotated by, दो सिचुएशंस करेंगे, एक तो 180 डिग्री वाला क्वेश्चन करेंगे और दूसरा
360 डिग्री वाला क्वेश्चन करेंगे। 90 डिग्री भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो कॉइल को इन दोनों एंगल्स पे हमने रोटेट करना है और हमें हर केस में चार्ज निकालना है। तो डेल्टा क्यू का फॉर्मूला मैंने बताया था, दैट इज डेल्टा फाई चेंज इन फ्लक्स डिवाइड बाय रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल। ये फॉर्मूला आपने याद रखना है, ठीक है। ये कहाँ से आया? ये यहीं से आया। I इज इक्वल टू 1/r डी फाई बाई डी टी, आई को डी क्यू बाई डी टी पुट किया, ये फॉर्मूला आ गया, डी डी टी कट गया। तो इसमें टाइम का चक्कर नहीं है ना, देखो टाइम आ ही नहीं रहा, ना ही इस क्वेश्चन में टाइम दिया हुआ है, हमें ना ओमेगा दिया हुआ है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ना ही हमें यहाँ टाइम पीरियड दिया हुआ है, क्योंकि टाइम चाहिए ही नहीं यहाँ पे। चलो, तो ये डेल्टा फाई निकालना है फर्स्ट सिचुएशन में। जब आप इसको 180 डिग्री पे रोटेट करोगे तो इनिशियल फ्लक्स फाई वन अभी देख लेते हैं कितना है, इसकी रेडियस मान लेते हैं a, दैट इज ऑल्सो गिवन। तो इनिशियल फ्लक्स है b टाइम्स पाई a स्क्वायर, लेट अस सपोज, ठीक है। दिस इज इनिशियल फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। जब 180 डिग्री पे घूमेगा तो फाइनल फ्लक्स बन जाएगा, अब एरिया उल्टा हो जाएगा ना, एरिया वेक्टर अभी मान लो अंदर की तरफ है, पहले आपने एरिया वेक्टर किधर लेके चलना है, एरिया वेक्टर अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड लेके चलो, पॉजिटिव फ्लक्स फॉर इनिशियल केस। फाइनल के लिए ये जब 180 पे घूमेगी तो एरिया वेक्टर जो है रिवर्स हो जाएगा बाय द एंगल ऑफ 180, तो फिर वो बन जाएगा माइनस बी पाई ए स्क्वायर फ्लक्स, क्योंकि देखो ना फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, बी डॉट एस। तो एक बार एंगल 0 तो ये आ गया, दूसरी बार एंगल 180 तो ये आ गया फ्लक्स, बस आ गया। इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करो और आंसर आ जाएगा माइनस बी पाई ए स्क्वायर माइनस बी पाई ए स्क्वायर डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, तो इट इज माइनस 2b पाई ए स्क्वायर बाय रेजिस्टेंस। आप माइनस साइन छोड़ सकते हो क्योंकि हमें जस्ट मैग्नीट्यूड बताना है, तो इसका मोड ले लेंगे, तो आप माइनस साइन छोड़ सकते हो। ये r रेजिस्टेंस है, ये रेडियस है। ऐसे 180 डिग्री पे अगर हम बोलें तो इनिशियल फ्लक्स भी यही आएगा, फाइनल भी यही आएगा, तो उस केस में आंसर 0 आ जाएगा 360 के केस में। अगर आप इस कॉइल को पूरा 360 पे घुमाओगे ना, तो यहाँ पे मान लो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ पर ऐसे है, इस एरिया में से हम देख रहे हैं, तो पहले 180 डिग्री में चार्ज इधर फ्लो किया अगर, तो अगले 180 डिग्री में चार्ज उल्टा फ्लो करेगा। इसमें ऐसे ही होता है, करंट भी ऐसे ही चलता है, एक बार क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज, हाफ रोटेशन के लिए क्लॉकवाइज, हाफ के लिए एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे ही चलता है। तो फुल रोटेशन में एक बार चार्ज इधर चला गया डेल्टा क्यू, और अगली हाफ रोटेशन में चार्ज वापस आ गया, तो नेट चार्ज जो फ्लो हुआ वो 0 आएगा। आप इसमें पुट करके देख सकते हैं, उसमें फाई 1 भी b पाई ए स्क्वायर रहेगा, फाई 2 भी b पाई ए स्क्वायर रहेगा डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, तो इट विल बी 0। दिस इज फॉर 360 डिग्री रोटेशन। तो ये एवरेज ईएमएफ या एवरेज चार्ज फ्लोन के क्वेश्चन है। ये एवरेज चार्ज है जो एक रोटेशन में फ्लो हुआ 0, ये एवरेज चार्ज है जो हाफ रोटेशन में फ्लो हुआ। ऐसे अगर 90 डिग्री होता तो आप एक केस में b पाई ए स्क्वायर लिखते, दूसरे केस में 0 आ जाता, ये इसी डेफिनेशन से फ्लक्स निकालना है। 45 होता तो आप लिखते b इंटू पाई ए स्क्वायर इंटू 1/√2, वहां से आप निकालते फ्लक्स। तो इस तरीके से फ्लक्स निकाल के यू कैन फाइंड डेल्टा क्यू, यू कैन फाइंड आई, यू कैन फाइंड ईएमएफ, कुछ भी पूछा जा सकता है इन दिस सिचुएशन। एक नोट है, तो इफ इन ए प्रॉब्लम बी एस एंड थीटा, थीटा छोड़ दो, थीटा तो चलो कांस्टेंट है, बी एंड एस बोथ वेरी विथ टाइम। अगर दोनों वेरी कर रहे हैं, ठीक है, थीटा इज फिक्स्ड, थीटा को नहीं चेंज कर रहे। सिचुएशन है जैसे मान लो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लगी हुई है, ये मैग्नेटिक फील्ड का फंक्शन दिया गया हमें, लेट अस सपोज 2t² प्लस t टेस्ला, ऐसे टाइम से वेरी कर रही है, मैग्नीट्यूड इसका बढ़ रहा है क्योंकि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है तो बढ़ रहा है, अगर डिक्रीजिंग फंक्शन होता तो डिक्रीज होता। और यहाँ पर एक कॉइल भी है और वो कॉइल इस रीजन में साथ साथ एंटर कर रही है, मतलब उसका एरिया भी जो है वो भी इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेरी हो रहा है, ठीक है, ये सिचुएशन है। तो उस सिचुएशन में आपने जब आपने ईएमएफ लिखनी है तो आप डेरिवेटिव जब आप करोगे डी बाई डी टी, तो वो b टाइम्स एस होगा, तो एक बार आएगा b कांस्टेंट डी एस बाई डी टी प्लस फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट।
तब ये फॉर्मूला लगेगा इंड्यूस्ड ईएमएफ को फाइंड करने के लिए। ये ds/dt गिवन होता है क्वेश्चन में, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया डायरेक्टली गिवन होता है। जैसे मान लेते हैं इस कॉइल का जो एरिया टाइम के साथ चेंज हो रहा है वो हो रहा है 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, तो ये इसकी वैल्यू होगी, ये इसके यूनिट्स होंगे सेंटीमीटर पर सेकेंड, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ डायरेक्ट पुट कर सकते हैं उसको। मैग्नेटिक फील्ड बी आपने बाहर ले लिया उस केस में, एक बार ये आएगी सिचुएशन, बी को भी आपको एक पर्टिकुलर टाइम टी पे पुट करना है और यहाँ डेरिवेटिव आएगा उसका, ठीक है। तो इस तरह से हम इस ईएमएफ को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलो ठीक है, यहाँ पे फिनिश करते हैं आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और प्रॉब्लम्स इसकी देखेंगे और फिर लेंस लॉ की प्रॉब्लम्स करनी है, डायरेक्शन कैसे निकालनी है ईएमएफ की, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।